सभा, जहां पर कृषि मंत्री रमेश सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया और स्वामित्व नामक स्कीम प्रारंभ की, जिसको 6 राज्यों में हम लोगों ने पायलट किया और लगभग 1,47,000 लोगों को अभी तक मालिकाना हक दिया जा चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इस स्कीम को 6 राज्यों के अतिरिक्त अब पूरे देश में प्रभावी कर दिया है, पैसा देना स्वीकार कर लिया है। अब गांव में रहने वाला भी कोई नागरिक जिसका अपना मकान मालिकाना हक का नहीं है, उसको इस योजना के अंतर्गत सर्वे करके राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार उसको मालिकाना हक प्रदान करेगी। अब अगर उसकी ज़मीन से कोई सड़क निकल रही है और उसका मकान प्रभावित हो रहा है, तो शहर की भांति ही उसके मकान का भी आकलन होगा और उसको मुआवजा राशि उसी हिसाब से मिलेगी। अब यह मकान की जो संपत्ति है, ये संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जा सकेगी। अगर कोई परिवार अपने बाल बच्चों को आगे काम शुरू कराना चाहता है, उसके लिए वो ऋण लेना चाहता है, तो यह संपत्ति उसके काम भी आएगी। यह एक बड़ी योजना भारत सरकार ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मनरेगा, यह तो सच है कि आप सबके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। फिर यह भी बात कही जाती है कि कुछ लोग कहते थे कि मनरेगा गड्ढों वाली योजना है। तो आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो, हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई जब तक आपकी सरकार थी तब तक निश्चित रूप से उसमें गड्ढा खोदने का ही काम होता था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी और गर्व भी है। शुरुआत आपने की, लेकिन उस योजना को परिमार्जित हमने किया और आज मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत बनने वाली लाखों जो संरचनाएं हैं, उनको जियोटैग करने का काम किया। मनरेगा के मजदूर को उसके अकाउंट में पैसा जाए मजदूरी, केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित किया और मनरेगा बहुआयामी बने, बहुउपयोगी बने। मनरेगा सिर्फ लोगों को अकेला रोजगार देने का ही काम ना आए, रोजगार तो व्यक्ति को मिले ही, लेकिन ऐसी संरचना बने, किसी गरीब आदमी के यहाँ कैटल शेड बन जाए तो पशुपालन के लिए उसको काम आएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी। छोटा मोटा गांव में तालाब बन जाए तो जल रुकेगा, उससे जल का संवर्धन होगा। तो मनरेगा को हम लोगों ने परिमार्जित किया, मनरेगा में निरंतर पैसे को बढ़ाया और जब पिछले बार कोविड का संकट आया तो 61,000 करोड़ का बजट था, उस बजट को बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपया देना सुनिश्चित किया। तो मनरेगा के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। 324 लाख करोड़ मानव दिवस सृजित हुए और मनरेगा के माध्यम से निश्चित रूप से जो ठीक उपयोग किया जा सकता था वो करने का प्रयास भारत सरकार ने किया। अभी माइग्रेंट लेबर की भी बात आई, तो मनरेगा ने भी ये सुनिश्चित किया कि माइग्रेंट लेबर को रोजगार मिले और फिर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी संचालित किया। इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर खुले और लोगों को रोजगार मिला। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में चाहे बड़ी सड़क बने, चाहे चतुर्भुज योजना बने और चाहे छोटे से छोटे गांव में
गांव का व्यक्ति भी डामरीकृत सड़क को जोड़ पाए, उसका उपयोग कर पाए, यह कल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रोड मैप बनाया था कि 6 लाख गांव को, 1,80,000 बसाहटों को 2007 तक डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया जाएगा, वह काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि अटल जी की सरकार बीच में चली गई। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बीच के कालखंड की जो स्थिति रही वो अलग है। आज फिर उस काम को प्रारंभ किया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज पूर्णता की ओर है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो 80,250 करोड़ रुपए की लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़क थर्ड फेज के अंतर्गत बनाई जाएगी। यह भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया, बनाई जाएगी, जिसमें 42,000 किलोमीटर जो है स्वीकृत हो गई है। बहुत सारी जगह उसके शिलान्यास, भूमि पूजन भी सांसद लोग कर रहे हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में हम जानते हैं कि आजीविका की बड़ी आवश्यकता है। 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उनको बैंक से जो ऋण का लिंकेज हुआ है वो लगभग 3 लाख करोड़ का है। उनका एनपीए जो कभी 2014 से पहले 23% हुआ करता था, आज हम लोगों ने परिमार्जित करके 2% तक उसको लेकर आए। और आप सब देखेंगे कि जब कोविड का संकट आया तो शहर में तो जागरूक थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन गांव में भी ग्राम पंचायत का सचिव, रोजगार सहायक, आशा वर्कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। चाहे वो मास्क बनाने का मामला हो, सैनिटाइजर बनाने का मामला हो, उन सब ने देश के उस कालखंड के दौरान जो अपनी भूमिका थी उस भूमिका का निर्वाह करने की पूरी एक सफलतम कोशिश की है। मैं सदन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी बहनों को बधाई भी देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, इस बात का सद प्रयत्न और संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दोबारा से परिमार्जित करके बनाया गया, आकार बढ़ाया गया, पैसा बढ़ाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम आवास दे रहे हैं, इसका कोई यश प्राप्त किया जाए। गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन सुगम हो, उसका जीवन यशस्वी हो, वह सही प्रकार से अपने परिवार के साथ रह पाए, इसलिए उसको आवास भी दिया। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस भी उसको उपलब्ध कराया। हर घर में शौचालय की उपलब्धता कराई। सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसको बिजली की उपलब्धता कराई, उस घर में रसोई की उपलब्धता कराई। और आज हम ये कह सकते हैं कि इन सब गरीब हितैषी योजनाओं के कारण गांव में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आया है। यह निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध आमूलचूल परिवर्तन है। और मैं यह मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार का धर्म यही है कि देश में रहने वाले गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, गांव में अधोसंरचना विकसित हो और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह सुनिश्चित करने का हम लोगों ने प्रयत्न किया है। कृषि का क्षेत्र हम सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उनके बहुत आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन लगातार इस दिशा में आशातीत वृद्धि हो रही है।
प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आह्वान किया, सरकारों को निर्देश दिया कि भाई एक कालखंड था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था, तब सरकारों ने विचार उत्पादन केंद्रित किया, लेकिन आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, तो हमको किसान के बारे में अगर विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए। और इसलिए किसान की आमदनी दोगुनी हो तो उसमें पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन सरकार ने भी दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि 10,75,00,000 किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। लेकिन साथ ही साथ जब किसान की आमदनी दोगुनी करना है तो एक तरफ से काम करेंगे तो नहीं चलेगा। किसान की उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़ना चाहिए, उत्पादकता के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, सिंचाई के साधन बढ़ने चाहिए, लोगों को सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाना चाहिए, फर्टिलाइज़र की बीज की उपलब्धता समय पर होनी चाहिए। जी बजट में बढ़ा है और उसमें 10,000 रुपया पीएम किसान में कम किया है, तो इसको 10,000 करोड़, तो कृपा करके जरा उसमें वित्त मंत्री से बात करके इसमें आज के समय में जब इतनी बड़ा उत्पादन हो रहा है इसको कम करना उचित है। आनंद जी ने बिल्कुल वाजिब बात की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब पीएम किसान योजना का सृजन हुआ उस समय एक अनुमान लगाया गया कि देश में 14.5 करोड़ किसान होंगे। तो 14.5 करोड़ किसानों के हिसाब से 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अभी लगातार कोशिश करने के बाद भी 10,75,00,000 किसान ही रजिस्टर्ड हो पाए। केंद्र सरकार लगातार इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी रजिस्टर्ड हो जाएं। अभी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य है, उन्हें अभी ज्वाइन नहीं किया था, वो आ जाएंगे तो 70 लाख उनके ही हो जाएंगे। तो चूंकि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारा काम इसमें चल रहा था 65,000 करोड़ रुपए में, और इस समय जो आप तो वर्षों मंत्री रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो बजट की व्यवस्था थी तो थोड़ी उसमें दिक्कत भी थी, तो इसलिए वहाँ 75 हटा के 10,000 कम किया है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हम मनरेगा में बजट 38,000 करोड़ का होता है, खर्च 49,000 करोड़ का होता है, तो अगले बार फिर 49 हो जाता है, फिर अगले बार जो खर्चा 59,000 करोड़ हो जाता है। इसी प्रकार से आज भी अगर हम देखेंगे 61 की जगह 1,11,000 करोड़ किया। जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मंत्री महोदय, आपको कंक्लूड करने की ओर जाना पड़ेगा। जी ठीक है। Till he concludes, and we will reduce it from our other speakers. ठीक है। दूसरा, माननीय सभापति जी, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि यूरिया की किल्लत किसानी के समय हमेशा होती थी। आप भी नीम कोटिंग करना चाहते थे लेकिन उस समय नहीं हो पाया, लेकिन नीम कोटिंग किया, उसके कारण फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ी, सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से रकबा बढ़ा। देश में 86% छोटा किसान है। छोटे किसान का रकबा छोटा है, उसके पास निवेश करने के लिए साधन नहीं है। अगर कोई रिस्क लेकर वो महंगी फसल की तरफ जाए तो मार्केट का लिंक उसके पास नहीं है, और वो 86% किसान वस्तुस्थिति है कि एमएसपी का भी लाभ नहीं उठा पाता है। और इसलिए सरकार ने
ये कोशिश की कि हम 10,000 नए एफपीओ बनाएंगे और 10,000 नए एफपीओ को हम 6,850 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 5 साल में उनको स्ट्रेंथन करेंगे। छोटे छोटे किसान 300 की 500 की संख्या में मिलकर एक एफपीओ के साथ जुड़ें तो उनका रकबा भी बढ़ेगा, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सकेंगे और उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा तो वो अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य के लिए बार्गेनिंग भी कर सकेंगे। इसलिए एफपीओ का एक बड़ा संसार खड़ा करने का काम इस देश में हम लोग कृषि के क्षेत्र में आरंभ कर रहे हैं। आप सब ने यह भी ध्यान दिया होगा कि एक तरफ किसान को एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाना शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दिया गया। तो ये थे राज्यसभा से कृषि मंत्री